हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ द विजुअल आर्ट्स। ठीक है, हम इसमें विजुअल आर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो पेंटिंग बनाने का स्टाइल था पहले लोगों का, वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद कैसे चेंज हुआ था। ठीक है, जो चीज़ें वो देख के बनाते थे, मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग्स जो बनाते थे कि वो रियल लगती थी एकदम। ठीक है, तो यही सारी सी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि जो पेंटिंग्स थी वो कैसे पहले लोग बनाया करते थे ब्रिटिशर्स के आने के बाद। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। So when you look at a work of art, a painting, sculptures, etc., it may not be obvious that like most other things, art too is influenced by the world around it. देखिए, जैसे ही आप जैसे किसी वर्क या किसी आर्ट को या किसी पेंटिंग को देख रहे हैं या किसी मूर्ति को देख रहे हैं, तो हमेशा ये ऑब्वियस नहीं है कि मतलब हमने उसे बाहरी चीज़ों से देख के ही बनाया है। मतलब हमारी क्या है, आसपास के जो चीज़ें हैं उसी को देख के बनाया है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, जो पेंटर्स या लोग जो होते हैं वो आसपास की चीज़ें देखते हैं, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें होती है, उन्हीं से चीज़ें देख के वो पेंटिंग्स बनाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि हर कोई जो आसपास की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके ही पेंटिंग बनाता है। ठीक है, यू मे नॉट रियलाइज दैट वट यू सी ऑल्सो शेप्स योर ओन आइडियाज़। मतलब जो तुम देख रहे हैं ना, उससे क्या होता है, तुम्हारे खुद के आइडियाज़ भी डेवलप होते हैं। So in this chapter we will be looking at the changes in the world of visual arts during the colonial period. हम इस चैप्टर में यही बेसिकली देखेंगे जब ब्रिटिशर्स, कॉलोनियल पीरियड मतलब होता है वो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रहने आए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में आए थे तो उस समय जो विजुअल आर्ट थी, ठीक है, उसमें वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आए थे, आर्ट करने के तरीके में, पेंटिंग्स बनाने के तरीके में क्या क्या चेंजेस आए थे, यही सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड हाउ दिस चेंजेस आर लिंक टू वाइडर हिस्ट्री ऑफ कोलोनिज्म एंड नेशनलिज्म। और इसमें हमें ये भी बताया गया है कि जो ये चेंजेस आए थे, ठीक है, इससे जो ब्रिटिशर्स लोग थे ऐसे पेंटिंग्स बनाते थे, लाइक वो अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे और इंडियंस को इन्फीरियर नीचे दिखाया करते थे। ऐसे पेंटिंग्स बनाया करते थे और फिर इन सब चीज़ों को देख के जो है इंडिया के लोग हैं उनमें राष्ट्रवाद की भी एक भावना आई थी, नेशनलिज्म की, जो वो सारी चीज़ें पेंटिंग्स में दिखाया करते थे। ठीक है, तो देखिए, colonial rule introduced several new arts forms, styles, materials and techniques which were creatively adapted by Indian artists for local patrons and market in both elite and popular circle. अब जो ब्रिटिशर्स लोग थे ना, उन्होंने आर्ट के बहुत ज़्यादा फॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, अलग अलग तरीके पेंटिंग्स बनाने के वो उन्होंने मतलब लेके आए वो इंडिया में, अलग अलग स्टाइल, मटेरियल, टेक्निक, जो कि क्या है इंडियन आर्टिस्ट ने भी अपनाए। जो ब्रिटिशर्स लोग न्यू फॉर्म्स लेके आए ना पेंटिंग के, वो इंडियन आर्टिस्ट, जो इंडिया के आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उन रूल्स को अपनाया। और वो लोग क्या है, जो उनके लोकल पैट्रोन्स होते थे, पैट्रोन मतलब क्या है, जैसे कि कोई राजा है, ठीक है, उसे पेंटिंग बनवाना पसंद है, तो वो क्या करेगा, किसी आर्टिस्ट को बोल देगा कि तुम मेरी पेंटिंग बनाओ, ये वो, तो ये राजा क्या हो गया, इस आर्टिस्ट का पैट्रोन हो गया। ठीक है, तो वही है कि जो इंडियन आर्टिस्ट थे वो अपने पैट्रोन्स के लिए क्या करते थे, इन्हीं मेथड की हेल्प से जो है, जो नए फॉर्म्स आए थे पेंटिंग के, उससे क्या है पेंटिंग बनाया करते थे। You will find that many of the visual forms that you take for granted today, say a grand public building with domes, columns and arches, a scenic landscape, the realistic human image in a portrait or in a popular icon of gods and goddess, a mechanically printed and mass-produced picture, had their origin in the period we will discuss in their chapter. अब देखिए, आज के टाइम पे आप जो भी पेंटिंग्स देखते हैं पहले के ज़माने की, जैसे कि आपने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग की पेंटिंग देखी, मतलब, या फिर आपने डोम्स, कॉलम, या बहुत ही अच्छा सुंदर लैंडस्केप देख रहे हैं, या फिर जो ह्यूमन बीइंग की पेंटिंग दिख रही है आपको, जो कि बहुत रियलिस्टिक लग रही है। ठीक है, और भगवान, देवी देवताओं की जो पेंटिंग्स बनाई गई है और जो प्रिंट के हेल्प से उनके इतने सारे पिक्चर्स बनाए गए हैं। ठीक है, आप लोग, जो हम लोग हैं ना आजकल, इसको ग्रांटेड लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनका भी अपना कोई ओरिजिन है। ठीक है, मतलब ये कहीं से स्टार्ट हुआ होगा ये सारी चीज़ें बनाना,
तो यही सारी चीज़ें हम ये इसी पीरियड के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कौन से पीरियड से जो है ये पेंटिंग्स मतलब बनाना इतना फेमस हुआ था, इतनी रियलिस्टिक आर्ट्स जो है वो बनाया करते थे। So to understand this history, we will focus primarily on the changes in one sphere, painting and printmaking. तो इस हिस्ट्री को, पेंटिंग की हिस्ट्री को समझने के लिए हम जो मोस्टली फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे कि पेंटिंग और जो प्रिंट, उसको पेंट बना पे ड्राइंग, किसी चीज़ का पेंट बनाना, पेंटिंग बनाना और उसको प्रिंट करना, उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए थे ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए न्यू फॉर्म्स ऑफ इम्पीरियल आर्ट। अब नए फॉर्म आया आर्ट का, इम्पीरियल आर्ट का नया फॉर्म आया। देखिए फ्रॉम द 18th century a stream of European artists came to India along with British traders and rulers। अब देखिए 18th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा क्या यूरोपियन आर्टिस्ट क्या आए, इंडिया में आए। मतलब किसके साथ आए, बहुत ज़्यादा ब्रिटिश व्यापारी भी इंडिया में आए, बहुत ही ज़्यादा रूलर्स भी इंडिया में आए। उन्हीं के साथ ही साथ 18th सेंचुरी में यूरोप के आर्टिस्ट भी इंडिया में आए, ठीक है। द आर्टिस्ट ब्रॉट विद दैम न्यू स्टाइल्स एंड न्यू कन्वेंशन ऑफ पेंटिंग। और जो आर्टिस्ट थे वो अपने साथ क्या थे, पेंटिंग का एक नया स्टाइल लेके आए थे, ठीक है। एक नया तरीका जो है, मतलब इंडियन जिस तरीके से पेंटिंग करता था उससे हट के वो लोग अपने तरीके, नए स्टाइल्स पेंटिंग के लेके आए थे। They began producing pictures which became widely popular in Europe and helped shape Western perception of India। तो इसमें क्या है, वो ऐसी ऐसी पिक्चर्स बनाते थे, ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाते थे जो कि क्या है, यूरोप में बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉपुलर होती थी और ये दिखाती कि जो वेस्टर्न्स लोग हैं वो इंडिया को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें वो पेंटिंग में बनाते थे कि वो किस तरीके से इंडिया को देखना चाहते हैं। तो ये सारी पेंटिंग जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस होती थी। यूरोपियन आर्टिस्ट बॉट विद दैम द आइडिया ऑफ रियलिज्म। जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे ना, वो अपने साथ क्या लेके थे, आइडिया ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म मतलब, आइडिया ऑफ रियलिज्म ये है कि मतलब जो चीज़ हम जैसे किसी की पेंटिंग दिखा रहे हैं, किसी चीज़ की पेंटिंग बना रहे हैं, कोई ह्यूमन बीइंग है उसकी पेंटिंग बना रहे हैं, तो मतलब वो लगे कि एकदम रियल है। और उस पेंटिंग को अगर हम देखें तो वो लगे कि मतलब वो पर्सन, जिसकी पर्टिकुलर पर्सन की पेंटिंग बनाई है, वो हमारे सामने ही खड़ा है वहाँ पे, ठीक है। तो जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे वो इस रियलिज्म का आइडिया लेके आए। दिस वॉज अ बिलीफ दैट आर्टिस्ट हैड टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड डिपिक्ट फेथफुली व्हाट द आई सॉ। इसमें ये माना जाता था ना कि जो आर्टिस्ट है वो जिस भी चीज़ की पेंटिंग बना रहा है उसको जो है उसे बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा, ताकि जब वो बनाए उसकी पेंटिंग तो ऐसा लगे कि वो रियल है। What the artist produced was expected to look रियल एंड लाइफ लाइक। और जो आर्टिस्ट जो प्रोड्यूस करेंगे, फिर जो पेंटिंग बन के आएगी, वो लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो एकदम रियल हो और ऐसे लगे कि उस पेंटिंग में अपनी एक लाइफ है उस पेंटिंग में। European artists also brought with them the technique of oil painting, a technique with which Indian artists were not very familiar with। तो यूरोपियन आर्टिस्ट जो थे वो तो रियलिज्म का आइडिया भी लेके आए और वो लोग अपने साथ टेक्निक लेके आए, किसकी, ऑयल पेंटिंग की, मतलब ऑयल की हेल्प से पेंटिंग करना, ठीक है। ये ऐसी टेक्निक थी जिससे क्या है, इंडियन आर्टिस्ट ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे, उनको इस टेक्निक के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था, ठीक है। यूरोपियन लोग ये आर्ट पेंटिंग का स्टाइल लेके आए थे। ऑयल पेंटिंग इनेबल आर्टिस्ट टू प्रोड्यूस इमेजेस दैट लुक्ड रियल। तो ऑयल पेंटिंग की हेल्प से बेसिकली क्या होता था ना, जो पेंटिंग बनती थी वो बहुत ही ज़्यादा रियल लगती थी, ऐसा लगता था कि पेंटिंग रियल है एकदम। नॉट ऑल यूरोपियन आर्टिस्ट इन इंडिया वर इंस्पायर्ड बाय द सेम थिंग्स, ठीक है। लेकिन सारे यूरोपियन आर्टिस्ट इंडिया में इससे इंस्पायर नहीं हुए थे, जो ये तरीके यूरोप के लोग लेके आए थे। सारे यूरोपियन आर्टिस्ट इससे इंस्पायर नहीं हुए थे। The subject they painted were varied, but invariably they seemed to emphasize the superiority of Britain। अब जो चीज़ वो पेंट करते थे, जो यूरोपियन आर्टिस्ट चीज़ें पेंट करते थे, हालांकि वो अलग अलग होती थी, अलग अलग चीज़ें वो पेंट करते थे, लेकिन मेन मोटिव यही दिखता था ना कि वो अपनी जो भी पेंटिंग बनाएंगे उसमें अपनी सुपीरियरिटी दिखाएंगे कि जो ब्रिटेन है वो इंडिया से ऊपर है, जो उनका कल्चर है ब्रिटेन का, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के पावर हैं,
वो सारे जो हैं इंडियन से ऊपर है। तो जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे, भले ही उनके पेंटिंग बनाने का तरीका अलग हो, पेंटिंग अलग अलग दिखे, लेकिन मेन जो चीज़, एक कॉमन चीज़ सबकी पेंटिंग में दिखती थी, वो ये दिखती थी कि सुपीरियॉरिटी ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन के लोग इंडिया वालों से ऊपर हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है। लेट अस लुक एट अ फ्यू मेजर ट्रेंड्स विद इन इम्पीरियल आर्ट। तो जब इम्पीरियल आर्ट आया तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें देखते हैं हम, कैसे जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो खुद को ऊंचा दिखाते थे और इंडियंस को नीचा दिखाते थे। सो लुक्स फॉर द पिक्चर्स क्यू के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वन पॉपुलर इम्पीरियल ट्रेडिशन वॉज दैट ऑफ पिक्चर्स क्यू, ठीक है। एक जो पॉपुलर ट्रेडिशन था ना, वो था पिक्चर्स क्यू, जो कि लैंडस्केप पेंटिंग होती है। आपने सुना होगा ना, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट तो ऐसे सीधे जो हम पेंटिंग करते हैं, लैंडस्केप ऐसे जो हम ऐसे तरीके से पेंटिंग करते हैं ना, हम ऐसे, उसे लैंडस्केप पेंटिंग जो है वो बोलते थे। तो ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई, इसका ट्रेडिशन बहुत चल रहा था। तो देखिए, व्हाट वाज पिक्चर क्यू। पिक्चर क्यू में क्या, पिक्चर्स क्यू है क्या, ये बताया है। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड इंडिया एज अ क्वाइंट लैंड टू बी एक्सप्लोर्ड बाय ट्रेवलिंग ब्रिटिश आर्टिस्ट। इट्स लैंडस्केप वॉज रग्ड एंड वाइल्ड, सीमली अनटेन्ड बाय ह्यूमन हैंड्स, ठीक है। तो ये पिक्चर्स क्यू में इंडिया की ऐसी पेंटिंग बनाते थे, वो दिखाते थे कि इंडिया की जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा खुदरी हुई है, वाइल्ड है। और वो दिखाते थे कि मतलब पिक्चर्स क्यों में ये बेसिकली इंडिया को, जो वो पेंटिंग बनाते थे, दिखाते थे कि इंडिया की लैंड, सारी चीज़ें जो है बहुत ही ख़राब है। तो थॉमस डेनियल एंड हिज नेफ्यू विलियम डेनियल वर द मोस्ट फेमस ऑफ द आर्टिस्ट हु पेंटेड विद इट दिस ट्रेडिशन। तो थॉमस डेनियल और उनके नेफ्यू, ठीक है, विलियम डेनियल जो थे, वो इस ट्रेडिशन को बहुत ही ज़्यादा बनाते थे। जो ये पिक्चर्स क्यू वाला था ना, जिसमें इंडिया को बहुत गंदी तरीके से दिखाते थे, यहाँ की चीज़ें इतनी ख़राब है। तो ये आर्टिस्ट ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग ऐसी बनाते थे, मतलब इसी ट्रेडिशन से रिलेटेड। So they came to India in 1785 and stayed for 7 years, journeying from Calcutta to northern and southern India. तो वो इंडिया में 1785 में आ गए थे और 7 साल तक इंडिया में रही। और 7 साल में उन्होंने कलकत्ता से लेके, नदन से लेके साउदर्न इंडिया सारा इन्होंने क्या है, ट्रैवल किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो मैं यही बता रही थी आपको कि जो विलियम डेनियल थे और थॉमस डेनियल थे, वो उन्होंने इस ट्रेडिशन को बहुत फेमस, मतलब बहुत बनाते थे। तो उन्होंने इंडिया में 7 साल तक वो रहे थे और उन्होंने कलकत्ता से नदन से साउदर्न इंडिया तक ट्रैवल किया था। दे प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट इकोवेटिव पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप ऑफ ब्रिटेन्स न्यूली कंकर्ड टेरिटरीज इन इंडिया। फिर वो ये भी दिखाते थे कि जो ऐसे पिक्चर्स क्यों बनाते थे जिसमें दिखाते थे कि जो ब्रिटेन ने जब इंडिया पे कब्ज़ा किया, ब्रिटेन ने इंडिया की टेरिटरी पे कब्ज़ा किया, तो फिर इंडिया जो है फिर वो उसका अच्छा, मतलब उसका एकदम तरीका ही बदल गया, वहाँ की सड़कें, हर चीज़ अच्छा हो गया। वो ये दिखाते थे कि न्यूली, मतलब अब इंडिया कैसा है ब्रिटेन का वहाँ पे कब्ज़ा करने के बाद। Their large oil paintings on canvas were regularly exhibited to select audience in Britain, and their albums of engraving were eagerly bought up by a British public keen to know about the Britain Empire. अब देखिए यहाँ पे एनग्रेविंग का मतलब बताया है कि ऐसे पिक्चर जो हम पेपर में प्रिंट करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड और मेटल इनटू विच द डिज़ाइन और द ड्राइंग हैज़ बीन कट। पहले क्या है, एक लकड़ी है, ठीक है, उसको क्या एक शेप दे दिया, ठीक है, जो भी पेंटिंग बनाने उसको शेप दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसमें कलर लगा के उसको क्या एक पेपर में जो है प्रिंट कर देते थे। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो ऑयल पेंटिंग थी ना, जो कि बहुत ही बड़े कैनवास में, बहुत ही बड़े उसमें ऑयल पेंटिंग बनाई जाती थी, तो फिर वो जो ब्रिटेन की सेलेक्टेड ऑडियंस थी, वहाँ पे एग्जीबिशन उसका होता था, ठीक है। और जो मतलब
तो और मतलब वो लोग ब्रिटेन के वो लोग वहाँ पे लेते थे जिनको क्या है ब्रिटेन एम्पायर के बारे में बहुत सी चीज़ें जाननी होती थी, वो लोग उन पेंटिंग्स को देखते थे। अब देखिए यहाँ पे फिगर 2 आपको जो यहाँ पे पेंटिंग दिखाई है ना, ये is a typical example of a picture queue landscape painted by Daniel. Notice the ruins of local building that once grand. ठीक है, the buildings are reminders of past glory, remains of an ancient civilization that was now in ruins. ठीक है, बेसिकली इस पेंटिंग में पिक्चर्स की मैंने बताया था ना कि वो लोग कैसे दिखाते थे कि इंडिया जो है वो अब वहाँ की रोड अच्छे नहीं है, सारी चीज़ें बेकार हो गई हैं। तो इस पेंटिंग में उन्होंने यही दिखाया है कि मतलब देखिए जो इंडियन की बिल्डिंग्स है जो पहले इतनी अच्छी थी वो अब कैसे एकदम डैमेज हो गई है, ग्लोरी इंडिया अपनी खो चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और जो सिविलाइजेशन था इंडिया में, सभ्यता थी इंडिया की, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी है। और ये दिखा रहे कि सभ्यता जो है इंडिया की धीरे धीरे कैसे कम हो रही है। और ये बता रहे हैं कि और जो ये इंडिया है वो ठीक हो सकता है ना सिर्फ जो अगर ब्रिटिश जो लोग हैं वो इनको एक इसमें चेंज लेके आए, इसको मॉडर्न करें, तभी इंडिया चेंज हो सकता है। ये ऐसी पेंटिंग्स वो बनाते थे। फिर था दिस इमेज ऑफ द ब्रिटिश रूल ब्रिंगिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन टू इंडिया इज पावरफुली एम्फेसिस्ड इन न्यूमरस पिक्चर ऑफ लेट 18th सेंचुरी। अब देखिए पहली इमेज में तो उन्होंने दिखाया है कि मतलब इंडिया पहले ऐसा था, ये वो करके इस पिक्चर क्यू में दिखाया है। फिर वो दिखाया है कि जो ब्रिटेन था उसने इंडिया को मॉडर्न बनाया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अभी इंडिया ही है, ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए उसने इंडिया को मॉडर्न बनाया। तो देखिए इतनी अच्छी तरीके से पेंटिंग में दिखाया है उन्होंने कि हमने इंडिया को इतना पावरफुल बनाया, इंडिया को जो है सिविलाइज्ड जो है बना दिया गया है। ये डैनियल्स ने ही बनाई थी ये पेंटिंग, जो कि पिक्चर क्यू के ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। फिर इन दिस ड्राइंग यू कैन सी द मेकिंग ऑफ न्यू कलकत्ता। इसमें दिखाया है कि कलकत्ता जो है वो नए तरीके से ब्रिटिश लोग अपने तरीके से कलकत्ता बना रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे बना रहे हैं और नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अलग अलग रास्ते ये लोग बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ लाइफ एंड एक्टिविटी ऑन द रोड्स, देयर इज़ ड्रामा एंड एक्साइटमेंट। ये दिखाया है कि रोड में कैसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं नए कलकत्ता को नए तरीके से बनाने में। ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने दिखाई है। ठीक है, फिर लुक केयरफुली एट फिगर 2 and 3, सी हाउ द डैनियल कॉन्ट्रास्ट द इमेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडिया विद दैट ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। तो अगर आप देखिए पेंटिंग 2 और पेंटिंग 3 को केयरफुली देखेंगे तो उन्होंने बेसिकली यही दिखाया कि जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में नहीं थे तो इंडिया ऐसा था, उसकी हालत इतनी बेकार थी। लेकिन जब अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं उन्होंने मॉडर्नाइज़ किया इंडिया को। ठीक है, तो फिर इंडिया जो है कितना अच्छा बन गया है, कितना सिविलाइज बन गया है। तो वो बेसिकली यही दिखा रहे थे कि ब्रिटिशर्स के वजह से इंडिया क्या है वो मॉडर्न बन गया है एक तरीके से। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंदर। अब देखिए फिगर 2 सीक्स टू रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ इंडिया एज प्री मॉडर्न चेंजलेस एंड मोशनलेस टिपिफाइड बाय फिगर्स काउ बोट सेलिंग ऑन द रिवर। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि जो पहला बताया गया है ये इमेज है जो मोशनलेस है, काउ गाय भैंस यहाँ से घूम रहे हैं, कुछ इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें बताई है। फिर इसमें बताई है ब्रिटिश रूल के अंदर कैसे लोग कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को मॉडर्न बना दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी पेंटिंग में दिखाते थे। अब देखिए पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे बताया है। पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है ना, अ पिक्चर ऑफ पर्सन इन विच द फेस एंड इज एक्सपीरियंस इज प्रोमिनेंट। एक आदमी की जिसमें फ़ोटो बनाई गई है उसमें क्या होगा कि जो आदमी की पिक्चर बनाई गई है उसमें लगे उसके फेस और उसके एक्सप्रेशन ऐसे लगेंगे कि एकदम रियल है। ठीक है, तो पहले तो हमने पिक्चर्स क्यों पढ़ा जिसमें जो डैनियल्स थे वो बनाते थे पेंटिंग कि इंडिया पहले ऐसे था, ब्रिटिश रूल के अंदर इतना अच्छा हो गया है। फिर पोर्ट्रेट ऑफ अथॉरिटी भी वो पोर्ट्रेट्स भी बहुत बनाते थे। तो जो दूसरा ट्रेडिशन था ना आर्ट का जो कॉलोनियल इंडिया में पॉपुलर था, ब्रिटिशर्स लोग जो लेके आए थे, वो था पोर्ट्रेट पेंटिंग। मतलब ऐसी पेंटिंग बनाएंगे, ऐसी पेंटिंग बनाते थे कि जिसमें जो ह्यूमन है उसके फेस का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, एकदम रियल लगे। द रिच एंड द पावरफुल बोथ ब्रिटिश एंड इंडिया वांटेड टू सी देमसेल्फ ऑन कैनवास। तो जो पावरफुल इंडियंस थे चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, वो अपने आप को देखना चाहते थे कैनवास में, वो अपने ये ऐसे जो है पोर्ट्रेट्स बनाना चाहते थे। Unlike the existing Indian tradition of painting portraits in miniature,
कॉलोनियल पोर्ट्रेट्स वर लाइफ साइज इन इमेजेस दैट लुक लाइफ एंड रियल। अब देखिए जो इंडिया था ना, वहाँ पे जो पेंटिंग का कल्चर था वो मिनिएचर पेंटिंग थी। आप इससे पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है आपने, मिनिएचर पेंटिंग मतलब छोटी छोटी पेंटिंग्स जो है वो बनाई जाती थी। लेकिन जो कॉलोनियल ट्रेडिशन था, जो ब्रिटिशर्स थे, उसमें क्या था कि पोर्ट्रेट्स जो है वो बनाए जाते थे जो कि बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते थे और ऐसे दिखते थे कि उसमें कोई जान है उस पेंटिंग में, और बहुत ही रियल लगा करते थे। साइज ऑफ द पेंटिंग इटसेल्फ प्रोजेक्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैट्रॉन्स हु कमीशन दीज पोर्ट्रेट्स। तो पेंटिंग के साइज़ देख के ही मतलब ऐसे दिखाते थे वो लोग कि जो पैट्रॉन मतलब जो राजा हो गया, वो जिस पेंटर से पेंटिंग बना रहा है उसकी कितनी ज़्यादा इमेज है, कितना ज़्यादा वो पावरफुल है, ये उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये बताते थे। ठीक है, लेकिन जो जैसे जो इंडियंस लोग थे वो मिनिएचर आर्ट को फॉलो करते थे, उसमें छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, तो छोटी छोटी पेंटिंग्स में इतना पावरफुल नहीं दिखता था। जो राजा अपनी पेंटिंग भी बनाता था ना, तो वो एकदम रियल नहीं लगता था और इतना पावरफुल नहीं लगता था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स लोग थे, जो वो पोर्ट्रेट बनाते थे, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वो होती थी, साइज़ बहुत बड़ा होता था, एकदम रियल जैसी लगती थी, ऐसा लगता था उस पेंटिंग में जान है। तो इससे जो मतलब पैट्रॉन्स होते थे, जो राजा लोग होते थे, वो दिखाते थे कि हमारी कितनी इम्पोर्टेंस है ये पेंटिंग से। तो इसे क्या बोलते हैं, न्यू स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेचर। पोर्ट्रेचर मतलब कि पोर्ट्रेट्स बनाने को पोर्ट्रेचर बोलते हैं। ऑल्सो सर्व्ड एज एन आइडियल मीन्स ऑफ डिस्प्लेइंग द लैविश लाइफस्टाइल वेल्थ एंड द स्टेटस दैट एम्पायर जनरेटेड। तो जो ये पोर्ट्रेट होता है ना, इससे लोगों को ये भी पता चलता था कि जो आदमी है वो कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है उसकी, कितनी अच्छे तरीके से वो जी रहा है, उसके पास कितना पैसा है, कितना अच्छा स्टेटस उसके पास है, ये सारी चीज़ें जो है पोर्ट्रेट में दिखाई जाती थी। A portrait painting became popular. Many European portrait painters come to India in search of profitable commission. अब देखिए कमीशन क्या है, टू फॉर्मली चूज समवन टू डू अ स्मॉल स्पेशल पीस ऑफ वर्क यूजुअली अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है, तो मतलब कोई काम करना किसी के लिए लेकिन पे ना करना। तो यहाँ पे क्या है, जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है वो क्या है, यूरोप में बहुत ही ज़्यादा जो है पॉपुलर हो गई थी। तो यूरोपियन पोर्ट्रेट पेंटर्स थे जो क्या है इंडिया में आने लगे प्रॉफिट के लिए। तो ऐसे ही एक फेमस विजिटिंग यूरोपियन पेंटर्स था जॉनी जोफनी, वो इंडिया में आए थे। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी में वो पैदा हुए थे। माइग्रेटेड टू इंग्लैंड वो जाके रहने लगे, लेकिन इंडिया में लाइक वो मिड 1780s में आए, 5 साल तक इंडिया में रहे। तो इसमें आपको 2 पेंटिंग दिखाई है, फिगर 3 और फिगर 4। ये दिखाया है यहाँ पे आपको कि फिगर 3 एंड फिगर 4, ये 2 एग्जाम्पल दिखाए हैं जो जोफनी ने पेंटेड किया है। नोटिस द वे फिगर्स ऑफ इंडियन सर्वेंट एंड द sprawling lawns of colonial mansion appear in such portraits. See how the Indians are shown as submissive and inferior, as serving their white master, while the British are shown superior एंड इम्पेरियस। ठीक है, तो बेसिकली अगर इन पेंटिंग्स में आप देखें, ठीक है, ये 2 पेंटिंग देखेंगे आप, तो ये पेंटिंग किसने बनाई है, जोहन जोफने ने पेंटिंग बनाई है, जो कि इंडिया आए थे। ठीक है, पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाते थे। तो आप इन दोनों पेंटिंग में देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स लोग जो है, देखिए ये 2 ब्रिटिशर्स, इन्होंने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कितने अच्छी तरीके से इसको दिखाया, और पीछे से इंडियन को दिखाया है, ये सर्वेंट है इनकी, और ये इनको कैसे सर्व कर रही है। ठीक है, इनके लिए काम कर रही है, इतने बड़े बड़े लॉन्स दिखाए हैं ये ब्रिटिशर्स के। ठीक है, तो इससे बेसिकली वो ये दिखा रहे थे कि जो हम ब्रिटिशर्स हैं हम कितने सुपीरियर हैं। ठीक है, हमारे अंदर कितनी पावर है, और जो ये इंडियन से कितने इन्फीरियर हैं, ये नीचे लोग हैं और हम लोग जो है इनको दबा के रखते हैं। ये चीज़ इस पेंटिंग में दिखाई गई है। और इसमें भी देखिए आप, इस पेंटिंग में देखिए ये द ऑरियल एंड डैशवुड फैमिली ऑफ कलकत्ता है। ठीक है, इसमें पेंटिंग दिखाई है कि थॉमस डैशवुड जो था उसकी शादी हो रही थी चार्लोट लोसिया से ऑरियल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे उन लोगों ने अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुला रखा है, और देखिए कितने अच्छे अच्छे तरीके से ये ब्रिटिशर्स लोग तैयार हुए हैं और ये बैठे हुए हैं फैमिली फ्रेंड्स। और देखिए पीछे से जो ये इंडियंस है वो उनको सर्व कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनके कपड़े देखिए यहाँ पे देखिए। तो मतलब मेन यही दिखाते थे ये लोग इस
पोर्ट्रेट पेंटिंग में कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं उनके पहनने का तरीका, पहनावा, सारी चीज़ें कितनी अच्छी हैं, और जो इंडियंस हैं वो लाइक एक पीछे ही रहते हैं, वो हमेशा ब्रिटिशर्स से और हमारे सर्वेंट बन के रहते हैं। ये सारी चीज़ें उस पेंटिंग में दिखाते थे। अब देखिए, मैनी ऑफ इंडियन नवाब्स टू बिगेन कमीशनिंग इम्पोजिंग ऑयल पोर्ट्रेट्स बाय यूरोप पेंटर्स। तो बहुत से इंडियन नवाब्स भी ऐसे थे जो यूरोपियन पेंटर्स थे, इनसे ऑयल पोर्ट्रेट्स बनाने लगे जो कि एकदम रियल लगती थी, जिससे मतलब वो इंडियन नवाब भी ये लोग सोचते थे कि हमारी इतनी अच्छी पेंटिंग बनेगी जो हमारी पावर को दिखाएगा, तो वो भी यूरोपियन पेंटर्स से अपनी पेंटिंग बनाने लगे। You have seen how the British posted resident in Indian court and being controlling the affairs of the state, undermining the power of the king. देखिए, हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो अपने कुछ आदमी क्या है, इंडिया का जो कोर्ट होता था वहाँ पे भेज दिया करते थे, और जो उनके आदमी होते थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के आदमी इंडिया के कोर्ट में रहते थे, वो कैसे जो भी इंडियन कोर्ट्स में चीज़ें हो रही हैं, जो भी अफेयर मैटर जो भी चल रहा है उस पर कंट्रोल करते थे, ठीक है, जो किंग है उसकी पावर को कम करते थे, अपना इंटरफेरेंस जो है सारी चीज़ें दिखाया करते थे। सम ऑफ दिस नवाब रिएक्टेड अगेंस्ट दिस इंटरफेरेंस। कुछ नवाब ऐसे थे जिन्होंने इस इंटरफेरेंस के खिलाफ रिएक्ट किया, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिशर्स का कल्चर है और जो वो सुपीरियर है उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो कुछ नहीं बोलते थे। दे होप टू सोशलाइज विद ब्रिटिश एंड अडॉप्ट देयर स्टाइल एंड टेस्टेस। मतलब ऐसे कोई नवाब थे ना, कुछ तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोलते थे कि तुम अपने रेसिडेंट यहाँ क्यों भेजते हो, हमारी चीज़ों में इंटरफेयर क्यों करते हो, लेकिन कुछ नवाब ऐसे थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी कि हाँ, जो ब्रिटिशर्स है वो हम लोगों से ऊपर हैं। वो मतलब ये चाहते थे ना, मेन ये चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ सोशलाइज हों, उनसे उनके साथ घुल मिल के रहें, और उनका जो स्टाइल है, उनका जो टेस्ट है वो हम लोग अपना लें। तो ऐसे ही एक नवाब का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। मोहम्मद अली खान एक नवाब था जो कि ब्रिटिशर्स का उसने तौर तरीका अपना लिया था और ब्रिटिशर्स को वो सुपीरियर समझता था। आफ्टर अ वॉर विद ब्रिटिश इन 1770s ही बिकेम अ डिपेंडेंट प्रिजनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशनर। तो लाइक एक वॉर हुआ था, ब्रिटिश ने 1770s में एक वॉर किया था, जिसके बाद क्या है, इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, बोल दिया था कि हाँ तुम सुपीरियर हो, और ब्रिटिशर्स पे ये डिपेंडेंट रहता था। और ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब वही जो हमारे इंडिया के ईस्ट वाले का पार्ट में जो ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने व्यापार की कंपनी खोली थी, वो लोग इसको पेंशन देते थे। बट ही nonetheless commissioned two visiting European artists, Tilly Cattle and George Williamson, to paint his portraits and gifted this painting to the King of England एंड द डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसने क्या करा, जो दो मतलब विजिटिंग यूरोपियन आर्टिस्ट जो इंडिया में आए थे, टिली केटल और जॉर्ज विलियमसन, उसको बोला कि मेरी भी जो है पोर्ट्रेट्स तुम बना दो। तो उन्होंने इसकी पोर्ट्रेट अच्छी खासी बना दी। और इसने क्या करा, फिर मोहम्मद अली खान ने अपनी जो पेंटिंग थी वो किसको गिफ्ट कर दी, इंग्लैंड के मतलब डायरेक्टर को, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को, और इंग्लैंड के किंग को अपनी पेंटिंग इसने गिफ्ट कर दी। मतलब ये ऑयल पेंटिंग इसलिए बनाना चाह रहा था ताकि, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत बड़ी होती थी, एकदम रियल लगती थी, तो ये चाहता था कि मैं भी दिखूंगा कि हाँ मैं इतना पावरफुल हूँ, ये वो करके। जो नवाब था उसने अपनी पॉलिटिकल पावर तो खो दी थी, उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर थी नहीं, ब्रिटिशर्स के अंडर वो काम कर रहा था। लेकिन पोर्ट्रेट्स था ना, पोर्ट्रेट्स की हेल्प से ऐसा दिखता था कि ये बहुत ही रॉयल है, इसके पास बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग मतलब पैसा है, पावर है, ठीक है। लुक एट द पेंटिंग बाय विलियमसन, नोटिस द वे द नवाब पोजेस, हाउ इट असर्ट हिज मैजेस्टी। तो देखिए इसमें आपको ये पोर्ट्रेट दिखाया है नवाब अली खान का कि कितने, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कितनी पावर होगी ये वो, लेकिन था कुछ नहीं ऐसा, इसका पॉलिटिकल पावर कुछ नहीं रही थी, ब्रिटिशर्स के अंदर काम कर रहा था। लेकिन फिर भी पोर्ट्रेट पेंटिंग ऐसे दिखाई है क्योंकि ऑयल पेंटिंग में ऐसा ही करते थे, वो लोग दिखाते थे कि पेंटिंग रियल लगती थी और बहुत बड़ी और पावरफुल जो है लगती थी, तो ये दिखाया है। अब देखिए पेंटिंग हिस्ट्री, पेंटिंग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देयर वर अ थर्ड कैटेगरी ऑफ इम्पीरियल आर्ट। पहले हमने पिक्चर्स की पढ़ा, ऑयल पेंटिंग पढ़ी, तो और एक कैटेगरी थी इम्पीरियल आर्ट की जो कि थी हिस्ट्री पेंटिंग, पेंटिंग की हिस्ट्री। This tradition sought to dramatize and recreate various episodes of British imperial history and enjoy great prestige and popularity during the late 18th and 19th century.
इस पेंटिंग में बेसिकली ये चीज़ें दिखाई जाती थी कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, ठीक है, वो अपनी पॉपुलैरिटी को मतलब कैसे इंजॉय करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ड्रामेटाइज करके अच्छे से रिक्रिएट करके सारी चीज़ें एक पेंटिंग में दिखाई जाती थी। मतलब कहीं वो जीते वीते तो उसको फिर अच्छे तरीके से इन्होंने एक पेंटिंग में बना दिया। सो ब्रिटिश विक्ट्रीज इन इंडिया सर्व एज रिच मटीरियल फॉर हिस्ट्री पेंटर्स इन ब्रिटेन। तो जो ब्रिटिश जीत रहे थे इंडिया में, लाइक वो बहुत ही एक अच्छा मटेरियल था उन पेंटर के लिए, हिस्ट्री पेंटर्स के लिए ब्रिटेन में, क्योंकि इसमें ये ब्रिटिशर्स के विक्ट्री ही दिखाते थे। These painter drew on first-hand sketches and account of travelers to depict for the British public in a favorable image of British action। तो मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें दिखाते थे। तो ब्रिटिश अगर जो जीत गई, इंडिया में वॉर हुआ, जीत गई, तो जो इनकी सेलिब्रेशन होता था वो इस पेंटिंग में दिखाते थे, ब्रिटिशर्स की पावर, विक्ट्री, उनकी सुपरमेसी। One of the first of this history painting was produced by फ्रांसिस हैमान इन 1762। एक पेंटिंग इसमें बनाई गई थी और जो उसको है एक पब्लिक डिस्प्ले यानी कि वॉक्शॉल गार्डन लंदन में ये सारी पेंटिंग रख दी थी। तो अभी ये फिगर 7 यहाँ पे दिखाया है, जो ये पेंटिंग इसमें दिखाई है ना, ये एक लड़ाई, एक वॉर हो रहा है, फिर ब्रिटिशर्स लोग जो है यहाँ पे जीते हैं, तो उन्होंने अपनी विक्ट्री को अच्छे से रिक्रिएट करके ड्रामेटाइज करके यहाँ पे दिखाया है। तो इसमें दिखाया है ना, The British had just defeated Sirajudullah in the famous Battle of Plassey and installed Mir Zafar as the Nawab of Murshidabad. It was a victory won through conspiracy, and the traitor Mir Zafar was awarded the title of Nawab. In painting by Hayman, this act of aggression and conquest is not depicted. It shows Lord Clive being welcomed by Mir Zafar and his troop after the Battle of Plassey. देखिए इस पेंटिंग में बेसिकली क्या दिखाया है कि जो सिराजुद्दौला था ना, मतलब सिराजुद्दौला जो नवाब था उसको क्या है, रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था, ठीक है, और जो मीर ज़फ़र था उसको अगला नवाब बना दिया था, ठीक है, मुर्शिदाबाद का। इसकी स्टोरी हमने पहले भी पढ़ी है कि जो मीर ज़फ़र है वो सिराजुद्दौला के साथ धोखा करता है। जो ब्रिटिशर्स है वो इससे बोलता है, मीर ज़फ़र से इसके साथ एक साजिश रखता है कि मतलब जो ये मीर ज़फ़र होता है ना, ये जो सिराजुद्दौला की आर्मी होती है उसका ये एक हेड होता है, इसकी मतलब आर्मी होगी, इसकी भी एक आर्मी होगी उसमें, ठीक है, अपने सोल्जर्स को ये लेके आते थे लड़ाई में। तो जब सिराजुद्दौला और इसका रॉबर्ट क्लाइव का लड़ाई हो रहा था, बैटल ऑफ प्लासी, तो इसने क्या है, इससे हाथ मिला लिया मीर ज़फ़र से, इससे बोला कि तू अपनी आर्मी, लड़ाई के टाइम अपनी आर्मी मत लेके आना, मैं जो है अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे क्या है, अगला नवाब मैं तुझे ही बना दूंगा। तो इसने वैसा ही किया। जब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की लड़ाई हुई तो ये अपनी आर्मी लेके ही नहीं आया और पीछे से चाकू मार दी इसको, सिराजुद्दौला को, तो सिराजुद्दौला जो है इससे हार गया। तो देखिए विक्ट्री तो ब्रिटिशर्स की जो है धोखाधड़ी करके हुई थी, ठीक है, कोई ऐसे लड़ाई करके नहीं हुई थी, धोखे से उन्होंने सिराजुद्दौला को मीर ज़फ़र के साथ मिलके मारा था। लेकिन जो ये पेंटिंग है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया है, धोखाधड़ी दिया ये वो ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। बस इस पेंटिंग में ये दिखाया है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है उसका झंडा, ये लोग जीत गए हैं बैटल ऑफ प्लासी और ये झंडा लहरा रहे हैं और मीर ज़फ़र को जो है नवाब बना दिया गया, ये इस पेंटिंग में दिखाया है। इंडियंस ऐसे नीचे पड़े हुए हैं हार के और ये ब्रिटिशर्स ऐसे, ये नवाब है मीर ज़फ़र, तो ये इसमें दिखाया है बैटल ऑफ प्लासी का। अब देखिए, द सेलिब्रेशन ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री ट्रूम्फ कैन बी सीन इन द मेनी पेंटिंग्स ऑफ द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, और जो मतलब ब्रिटिशर्स की जो विक्ट्री थी उनकी मिलिट्री की और बहुत सी पेंटिंग्स में दिखाई गई है, जो कि बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में भी दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे जो श्रीरंगपट्टनम है वहाँ पे लड़ाई हुई, ब्रिटिशर्स लोग जीत गए, तो ये रथ में से अपना झंडा लहरा रहे हैं। तो बेसिकली ये हिस्ट्री पेंटिंग में ना यही होता था, जब ये ब्रिटिशर्स लोग जीत जाते थे ना तो ये अपनी पेंटिंग जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से ड्रामेटाइज करके रिक्रिएट करके अपनी पेंटिंग बनाते थे अपनी विक्ट्री दिखाने के लिए। सो टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, एज यू नो, वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश। तो जो टीपू सुल्तान था ना मैसूर का, वो कहते हैं एक बहुत ही पावरफुल था और वो एनिमी था ब्रिटिश का, वन ऑफ द नोन एनिमी था ब्रिटिश का, दुश्मन था मतलब ब्रिटिश का। He was finally defeated in 1799 at the famous Battle of श्रीरंगपट्टनम। लाइक 1799 में ब्रिटिश जो टीपू सुल्तान है, जो श्रीरंगपट्टनम में बैटल हुआ था वहाँ पर ब्रिटिश सर से हार गया था।
नोटिस द वे द बैटल सीन इज़ पेंटेड। फिगर 8 में दिखाया है आपको जो बैटल सीन पेंट हुआ है कि ब्रिटिशर्स लोग ऐसे झंडा लहरा रहे हैं और नीचे इंडियंस गिरे पड़े हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई गई हैं। द ब्रिटिश ट्रूप्स आर सोन स्टॉर्मिंग द फोर्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स, कटिंग द टीपू सोल्जर्स को जो है उनको मार रहे हैं, दीवारों में चढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स अपना फ्लैग जो है वो ऊपर टीपू के फोर्ट में जो अपना फ्लैग लहरा रहे हैं। तो ये पेंटिंग में फुल ये दिखाया है कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो कितनी एनर्जी और एक्शन के साथ इंडियंस के सोल्जर को मार रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी विक्ट्री, उनकी जो ग्लोरीफाइज है, इसको बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, ड्रामेटाइज करके। सो इम्पीरियल हिस्ट्री पेंटिंग सॉट टू क्रिएट अ पब्लिक मेमोरी ऑफ इम्पीरियल ट्रम्प्स। तो बेसिकली ये जो हिस्ट्री पेंटिंग थी ये इसलिए बनाते थे ताकि पब्लिक लोगों को भी जो है मेमोराइज रहे कि हम लोगों को कैसे हम लोग जीते थे, हमारी विक्ट्री, ये वो करके दिखाते थे ये लोग, ठीक है। तो मतलब इंडिया और ब्रिटेन में, ताकि इंडिया और ब्रिटेन के जो लोग हैं उनको ये चीज़ याद रहे कि हम लोग कैसे जीते थे, इंडियंस को हमने कैसे हराया था, ठीक है। तो इस पेंटिंग में यही सारी चीज़ें थी, वो विक्ट्रीज दिखाते थे अपनी। अब व्हाट हैपन टू द कोर्ट आर्टिस्ट। तो अब जो इंडियंस के कोर्ट में आर्टिस्ट थे उन पे क्या असर पड़ा जब ये ब्रिटिशर्स अपने नए नए ट्रेडिशन, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आर्ट इंडिया में लेके आया, लाइक ऑयल पेंटिंग लेके आया, पिक्चर्स क्यों लेके आया, ठीक है, पोर्ट्रेट लेके आया जिसमें एकदम रियल लाइफ लाइक पिक्चर दिखती है, हिस्ट्री पेंटिंग है जिसमें अपनी विक्ट्री की ये लोग पिक्चर्स दिखा रहे हैं, पोर्ट्रेट है जिसमें अपनी पावर दिखा रहे हैं ब्रिटिशर्स लोग, ऑयल पेंटिंग है जहाँ पे इंडिया दिखा रहे हैं कि पहले इंडिया कितना ख़राब था और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को मॉडर्न किया है, अब इंडिया इतना अच्छा हो गया है। तो इस टाइम पे जो आर्टिस्ट थे कोर्ट में, जो इंडियन आर्टिस्ट थे, उनके साथ क्या हुआ था वो पढ़ते हैं। तो यही बताया है कि उन आर्टिस्ट के साथ क्या हुआ जो मिनिएचर्स बनाते थे, पहले छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाते थे। हाउ डिड द पेंटर्स एट इंडियन कोर्ट रिएक्ट। मतलब ये जब न्यू ट्रेडिशन आया इम्पीरियल आर्ट का जो ब्रिटिशर्स लोग लेके आए, तो जो पेंटर्स कोर्ट में थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया वो देखेंगे। वी कैन सी डिफरेंट ट्रेंड इन डिफरेंट कोर्ट्स। आप देख सकते हैं हर अलग अलग कोर्ट में इंडिया के दरबार में अलग अलग ट्रेंड्स जो है आ रहे थे पेंटिंग को लेके। In Mysore, Tipu Sultan not only fought the British on the battlefield but also registered the culture tradition associated with them. जो मैसूर में लड़ाई हुई थी ना, तो टीपू सुल्तान सिर्फ लड़ाई नहीं कर रहा था, मतलब सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए या अपनी ज़मीन बचाने के लिए ही वो बैटलफील्ड पे लड़ाई नहीं कर रहा था। उसका एक और भी मोटिव था कि वो चाहता था कि जो ये कल्चर ट्रेडिशन आ रहा है ना, ये पेंटिंग का ट्रेडिशन ला रहे हैं, उसको भी रेजिस्ट कर रहा था, वो उसको भी अपोज कर रहा था। सो ही कंटिन्यू टू इंक्रीज लोकल ट्रेडिशन। वो बोलता था कि जो हमारा इंडिया का लोकल ट्रेडिशन है, जो मिनिएचर पेंटिंग है, यही पेंटिंग होनी चाहिए। एंड हैड द वॉल्स ऑफ हिज प्लेट एज श्रीरंगपट्टनम कवर्ड विद मुरल पेंटिंग डन बाय लोकल आर्टिस्ट। और जो टीपू सुल्तान की जो वॉल थी, जो वहाँ पे उसके पैलेस की जो दीवारें थी श्रीरंगपट्टनम में, वो सारी पेंटिंग क्या है, मतलब वो सारी वॉल्स मुरल पेंटिंग, मतलब जो पेंटिंग वॉल में बनाई जाती है, सारी पेंटिंग्स उसमें क्या है, लोकल आर्टिस्ट जो मिनिएचर पेंटिंग ये सारी चीज़ें करते थे ना, वही चीज़ वो बनाई गई थी। Figure 10 shows of these paintings celebrate the famous Battle of Panier in 1780 in which Tipu and Hyder Ali defeated English troops. तो यहाँ पे आपको फिगर 10 में ये दिखाया है, पेंटिंग ऐसे पेंटिंग दिखाई है जिसमें क्या है, इनने मिलके बैटल ऑफ पेलियर जो 1780 में हुआ था, टीपू सुल्तान और हैदर अली ने मिलके इंग्लिश मैन तो जो इंग्लिश की आर्मी को हराया था। तो ये पेंटिंग बनाई दिखाई है यहाँ पे, और जो ये पेंटिंग बना रखी है ना, ये लोकल आर्टिस्ट ने ही बना रखी है और इंडियन ट्रेडिशंस से ही बनाई है। तो टीपू सुल्तान ये भी बोलते थे कि जो ब्रिटिशर्स का ट्रेडिशन है पेंटिंग बनाने का, उसको एकदम अपोज करते थे वो। इन द कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद में क्या है, वी सी डिफरेंट ट्रेड्स। जो मुर्शिदाबाद का कोर्ट था वहाँ पे अलग अलग ट्रेंड आए, ठीक है। जब सिराजुद्दौला को हरा दिया था ना, और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपना नया पपेट नवाब, मतलब अपनी कठपुतली, हाथ की कठपुतली नवाब जो है उसको थ्रोन में बिठाया था, मीर ज़फ़र और उसके बाद मीर कासिम को। इसकी स्टोरी हमने पहले पढ़ी है। तो जो कोर्ट था ना मुर्शिदाबाद में, encourage local miniature artists to absorb the taste, the artistic style of the British। तो मतलब अब यहाँ पे
जहाँ पे मीर ज़फ़र या मीर कासिम नवाब बन गए थे। तो ये लोग क्या है, जो ब्रिटिश ट्रेडिशन आर्ट्स का, पेंटिंग का ब्रिटिश ट्रेडिशन था, उसको इनकरेज कर रहे थे। इंडियन से बोल रहे थे कि तुम जो है इंडियन आर्टिस्ट जो है, तुम जो ये ब्रिटिशर्स लोग इनका आर्टिस्ट मतलब ड्राइंग बनाने का स्टाइल है, इसे तुम अपनाओ। तो फिगर 11 में यहाँ पे आपको दिखाया है कि this is a picture of an Eid procession painted by court painter in the late 18th century. Now notice how local miniature artist and Murshida began adopting element of Europe realism. अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ईद की जो है यहाँ पे दिखाई है। तो अब इसमें आप देखिए कि कैसे जो लोकल आर्टिस्ट है जो मिनिएचर पेंटिंग बनाते थे, उन्होंने क्या है ब्रिटिशर्स का जो है कल्चर जो अपना लिया था, जो रियलिज्म वाला था ना, तस्वीरें जो एकदम रियल लगती थी। तो ये यूरोप की चीज़ें अपनाने लगे थे मुर्शिदाबाद में। दे यूज़ पर्सपेक्टिव विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर नियर एंड दोज एट डिस्टेंस। दे यूज़ लाइट एंड शेड टू मेक द फिगर्स लुक लाइक अ रियल। पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है ना, द वे दैट ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर वैन दे आर फर्दर अवे एंड द वे पैरेलल लाइन्स अपीयर टू मीच अदर एट द पॉइंट इन द डिस्टेंस। पर्सपेक्टिव मतलब ये है कि आपको भी पता है कि जो चीज़ आपसे दूर है वो आपको क्या दिखती है, छोटी दिखती है, और ऐसा दिखता है कि एक पैरेलल लाइन में। आपने भी नोटिस किया होगा जब आप कहीं पर खड़े हैं, जो चीज़ आपके पास है वो आपको बड़ी दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे चीज़ आपसे दूर दूर जाते जाएगी वो क्या दिखते जाएगी, छोटी छोटी दिखते जाएगी, और फिर आप देखिएगा जहाँ पे खड़े वहाँ से बहुत दूर दिखेगा, तो दिखेगा कि आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत छोटी हैं और ऐसा लगेगा एक पैरेलल लाइन में है। तो इंडियन आर्टिस्ट जो थे यही पर्सपेक्टिव अपनाते थे वो पेंटिंग बनाने में। तो इस पेंटिंग में भी आपको यही दिखाया गया है, जो चीज़ें पास से दिख रही है उसको बड़ा 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 यहाँ पे बना के दिखाया है, और पीछे पीछे जो चीज़ें हैं वो छोटी छोटी बना के दिखाई हैं और पैरेलल लाइन में बना के दिखा रखी है। लाइक वो शेड वेड यूज़ करके इसको ऐसे बना के दिखाते थे कि एकदम रियल लगे। So with the establishment of British power, many of the local courts lost their influence and wealth. They could no longer support painters and pay them to paint for the court. How could the artists earn a living? Many of them turned to British. अब देखिए जैसे जैसे ब्रिटिश पावर थी ना वो कोर्ट में आ रही थी, तो बहुत सारे कोर्ट थे जिसने अपनी पावर भी खो दी थी, अपना पैसा भी खो दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स वो लोग वहाँ पे आ रहे थे। तो अब उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो अपने पेंटर्स को, जो वहाँ के लोकल आर्टिशियंस हैं कोर्ट के, उनको सपोर्ट करें और उनको पेंटिंग बनाने का पैसा दें, क्योंकि कोर्ट के पास खुद कुछ पैसा नहीं बचा था, ब्रिटिशर्स ने सब यहाँ पे हड़प लिया था। तो फिर ये आर्टिस्ट जो थे ये लोग कैसे पैसा कमाते थे? बहुत से लोग तो ऐसे थे जो ब्रिटिश के स्टाइल को ही अपनाने लग गए थे। At the same time, British officials who found the word in the colonies different from that back home wanted images through which they could understand India. तो लाइक वो ऐसे भी इमेजेस बनाते थे जिससे कि वो समझे कि इंडिया कैसा है, क्या है, ठीक है। अब वो ऐसे पेंटिंग्स, मतलब जैसे जो ब्रिटिशर्स ऑफिशियल थे जो इंडिया पे घूमने आते थे ना, वो ऐसे पेंटिंग बनाते थे कि इंडिया कैसा है, मतलब जब वो यहाँ से जाएं तो वो इंडिया में उनकी लाइफ जो है उन्हें रिमेंबर रहे, और जो इंडिया है उसको वेस्टर्न तरीके से ये लोग दिखाना चाहते थे। So we find local painters producing a vast number of images of local plants and animal, historical buildings and monument. तो बहुत से लोकल पेंटर्स थे जो ये इमेजेस बनाते थे लोकल प्लांट की, इंडिया को दिखाते थे जिसमें इंडिया कैसा है, एनिमल्स हो गए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, फेस्टिवल्स यहाँ जो होते हैं उनकी सारी जो है चीज़ें दिखाते थे। फिर जो ये सारी पेंटिंग्स हैं ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पेंटिंग्स कलेक्ट कर लेते थे, ठीक है, जिसे कि वो बोलते थे कंपनी पेंटिंग। मतलब जो लोग यहाँ पे आते थे ना वो अपने साथ ही पेंटिंग ले जाते थे ताकि एक उनको याद रहे कि उनकी इंडिया में लाइफ कैसे रही और इंडिया को वो समझ सके। तो इंडिया के जो लोकल पेंटर्स थे वही लोग इनके लिए पेंटिंग बनाते थे जिसमें इंडिया की लाइफ वाइफ सब दिखाते थे, यहाँ के प्लांट्स के बारे में, मॉन्यूमेंट के बारे में, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे पेंटिंग ले लेती और बोलते थे कि ये कंपनी की ही पेंटिंग है। नॉट ऑल आर्टिस्ट हाउएवर वर कोट पेंटर्स। अब देखिए सारे आर्टिस्ट तो कोट पेंटर्स थे नहीं, और सारे ऐसे नहीं थे जो कि नवाब के लिए पेंटिंग करते थे। तो अब ये भी देखना कि कोर्ट के बाहर जो पेंटर्स थे उनके साथ क्या हुआ। कोर्ट के अंदर जो पेंटर्स थे उनमें से तो ऐसा था कुछ ने ब्रिटिश ट्रेडिशन अपना लिया था, कुछ ने क्या हुआ था ये लोकल पेंटिंग्स बनाने लगे थे ब्रिटिशर्स के लिए। अब जो कोर्ट के बाहर पेंटिंग करते थे उनके साथ क्या हुआ था वो दिखाएंगे। सो द न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट यहाँ पे आपको बताया है
कि इन 19th सेंचुरी, ठीक है, अ न्यू वर्ड ऑफ द पॉपुलर आर्ट डेवलप इन मैनी सिटीज़ ऑफ इंडिया। 19th सेंचुरी में क्या हुआ ना, एक नया पॉपुलर वे वर्ड आर्ट का जो है इंडिया में डेवलप हुआ। इसमें क्या हुआ था ना, इन बंगाल अराउंड द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ टेम्पल ऑफ कालीघाट लोकल विलेज स्क्रोल पेंटर्स एंड पॉटर्स, ठीक है, बिगेन डेवलपिंग अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट। अब इंडिया के ही लोगों ने एक आर्ट का नई तरीका जो है उन्होंने बनाया, ठीक है। तो मतलब यहाँ के जो बंगाल में जो पिलग्रिमेज सेंटर है, ठीक है, जो टेम्पल है काली घाट में, वहाँ पे जो यात्री लोग घूमने आया करते थे, तो जो वहाँ के लोकल विलेजर्स थे, ठीक है, या फिर जो पॉटर्स लोग थे, उन लोगों ने एक स्क्रॉल पेंटिंग बनाई। स्क्रॉल पेंटिंग में मतलब एक बहुत ही लंबी पेंटिंग पेपर में बना देते थे, जिसको वो रोल भी कर सकते हैं, गोल गोल करके घुमा भी सकते हैं। तो ये नया आर्ट इन लोगों ने बनाया। हाँ, तो दे मूव फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस इनटू कलकत्ता इन द अर्ली 19th सेंचुरी। ये अपनी विलेजेस से जो है कलकत्ता की ओर आने लगे 19th सेंचुरी में। दिस वॉज अ टाइम व्हेन द सिटी वॉज एक्सपैंडिंग एज अ कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो यही टाइम था जब सिटी के है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर रही थी, फिर चाहे वो कमर्शियल तरीके से हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से हो। जो कॉलोनियल्स लोग थे वो उभर के आ रहे थे, ब्रिटिशर्स लोग, वो नई बिल्डिंग बना रहे थे, रोड्स बना रहे थे, नए नए मार्केट्स जो है नए नए वो इस्टेब्लिश हो रहे थे, ठीक है। द सिटी अपीयर्ड एज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर पीपल कुड कम टू मेक अ न्यू लिविंग। तो मतलब लोगों को फिर ये दिख रहा था कि जो शहर है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ताकि हम शहरों में जाएं, हमें शहरों में क्या है काम मिले, तो हम एक अपना जीने का नया तरीका हम यहाँ पे ढूंढ ले। तो विलेज आर्टिस्ट टू कम एंड सेटल इन द सिटी इन द होप ऑफ न्यू पेट्रोन्स एंड न्यू बायर ऑफ देयर आर्ट। तो जो विलेज में आर्टिस्ट थे ना, वो सिटी में इसी होप में आके रहने लगे थे कि हमें नए पेट्रोन्स मिलेंगे। पेट्रोन्स मतलब हमें नए नए राजा या ब्रिटिशर्स मिलेंगे जो हमसे पेंटिंग बनवाएंगे और हम अपनी पेंटिंग को जो है शहरों में बेच सकेंगे, ठीक है। इसलिए जो गाँव से लोग थे इस होप में ब्रिटिश में वो लोग आने लगे, सॉरी सिटीज़ में। सो 19th सेंचुरी से पहले क्या था, जो विलेज पठुआस या फिर जो कुमार्स थे ना, had worked on mythological themes and produced images of god and goddess। 19th सेंचुरी से पहले जब वो ब्रिटिश मतलब शहरों में नहीं आए थे, जो विलेज के पठवास या कुमार थे वो लोग क्या करते थे, भगवान की तस्वीरें बनाते थे, लाइक वो गॉड गॉडेस की इमेजेस बनाते थे। जब काली घाट में शिफ्ट हुए थे तो से दे कंटिन्यू टू पेंट दिस रिलीजियस इमेजेस, तो वो भगवान की ही पेंटिंग्स बनाया करते थे। Traditionally, the figures in scroll painting are looked flat, not round. Now, Kalighat painter begins to use shading them to give a round form। अब देखिए, जो पहले ये लोग पेंटिंग बनाते थे ना, स्क्रॉल पेंटिंग जो होती थी जिसे मोड़ दिया जाता था, तो जिसमें पेंटिंग बनती थी वो एकदम फ्लैट लगती थी, ऐसा राउंड नहीं लगती थी, एकदम फ्लैट लगती थी। तो जो कालीघाट पेंटर्स थे उन्होंने अब इसको राउंड दिखने के लिए उन्होंने वो लोग क्या इस पेंटिंग को शेड करने लगे, ताकि वो थोड़ा राउंड फॉर्म में आ सके और वो क्या है 3 डायमेंशन लग सके, ताकि 3D में लग सके ये पेंटिंग। तो ये इन्होंने नया तरीका अपनाया कि स्क्रॉल पेंटिंग में पेंटिंग को वो शेडिंग करने लगे। तो in fact, what is specially to be noted in these early Kalighat painting is the use of a bold, deliberately non-realistic style। तो मतलब जो ये पेंटिंग बनाते थे ना, ये एकदम रियल नहीं लगती थी, ये लगती थी नॉन रियलिस्टिक लगती थी, क्योंकि ये मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस और डिटेल और कलर इतना अच्छा यूज़ करके नहीं बनाते थे, तो ये इतना रियलिस्टिक नहीं लगती थी पेंटिंग। लेकिन 1840s के बाद क्या हुआ, जो हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिला कालीघाट आर्टिस्ट में के अंदर, ठीक है। लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर वैल्यू स्टे सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स फॉर अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस। अब वो ऐसे सोसाइटी में रह रहे थे जहाँ पे वहाँ का कस्टम सारी चीज़ें क्या है बहुत ही जल्दी चेंज वहाँ पे हो रहा था। तो जो कालीघाट आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने भी इसका रिस्पॉन्ड किया, वर्ल्ड में चेंज हो रहे थे, उन्होंने भी अपने अंदर चेंज लेके आए और वो पेंटिंग फिर प्रोड्यूस करने लगे सोशल और पॉलिटिकल थीम में। पहले वो सिर्फ भगवान के माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स बनाया करते थे, देवी देवताओं की। अब जैसे जैसे उन्होंने देखा कि सोसाइटी में इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उन्होंने अपने कालीघाट आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग बनाने में भी तरीके में चेंजेस लाए। वो आसपास के सोशल और पॉलिटिकल चीज़ों में आसपास क्या चल रहा है उसमें पेंटिंग बनाने लगे। So many of the late 19th century कालीघाट पेंटिंग्स डिपिक्ट सोशल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। तो लेट 19th सेंचुरी में आते आते बहुत सी कालीघाट पेंटिंग ऐसी थी
जो ये दिखाते थे कि अंडर ब्रिटिश रूल के अंडर जो इंडियंस हैं उनकी सोशल लाइफ, डे टू डे लाइफ कैसी चलती है, ये सारी चीज़ें वो दिखाते थे। ऑफन द आर्टिस्ट मॉक्ड एट द चेंजेस दे सॉ। अब जो आर्टिस्ट थे ना, वो जो ये चेंजेस देख रहे थे उसका थोड़ा मजाक भी बनाते थे, कि बोलते थे ये मतलब कितना रिडिक्यूलस है ये नया टेस्ट, कि जिसमें जो लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, मतलब वो उन इंडियंस लोगों की मजाक बनाते थे कालीघाट पेंटर्स, जो ये कहते थे कि जो इंडियंस ये ब्रिटिशर्स लोगों का चीज़ अपना रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं और वेस्टर्न हैबिट को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी तरह ड्रेस हो रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं चेयर में बैठ के। तो उनका क्या, जो ये थोड़ा मजाक बनाते थे और बोलते थे कि जो ये पुजारी हैं जो ब्रिटिश कल्चर को अपना रहे हैं उनकी क्रिटिसाइज़ भी करते थे और बोलते थे कि ये करप्ट प्रीस्ट हैं। और जो वुमेन घर से बाहर जा रही हैं उनको वार्न करते थे। दे ऑफन एक्सप्रेस द एंगर ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट द रिच एंड द फियर मैनी पीपल हैड अबाउट ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ द सोशल नॉर्म। और ये कालीघाट पेंटर्स ये भी दिखाते थे कि जो कॉमन लोग हैं उनका ब्रिटिशर्स के लिए कितना ज़्यादा एंगर है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए कितना एंगर है, क्योंकि ये क्या है और कॉमन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो इन सब चीज़ों की पेंटिंग कालीघाट पेंटर्स बनाते थे। देखते थे ना डे टू डे वो आसपास यही चेंज हो रहा है, इंडियन लोग ब्रिटिश कल्चर को कैसे अपना रहे, तो मजाक बनाते हुए वो उनकी ऐसी पेंटिंग्स बनाते थे। और सोशली जो उन पे अमीर लोग अत्याचार करते थे वो पेंटिंग भी बनाते थे। सो मैनी ऑफ दिस कालीघाट पिक्चर्स वर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर। बहुत से लार्ज नंबर पे कालीघाट पेंटिंग्स क्या है जो प्रिंट होती थी और मार्केट में बेची जाती थी। Initially, the images were engraved in wooden blocks. The carved block was inked pressed against paper, and then the woodcut print that were produced were colored by hand. पहले जब तक प्रिंटिंग का सिस्टम नहीं था तो उसमें क्या करते थे, एक वुडन ब्लॉक होता था, उसमें इमेज जो है कार्व कर दी जाती थी, मतलब उस वुडन पीस को हम जो इमेज बनानी है वैसा शेप दे देते थे। उसके बाद क्या करते थे, उस वुडन ब्लॉक जिसमें शेप बनाई गई है उसमें इंक डालते थे और एक पेपर के ऊपर उसको थप्पा मार देते थे, जिससे कि वो इमेज जो है उस पेपर में आ जाती थी। ऐसे बहुत सारी इमेजेस सेम बन जाती थी, सेम तरीके की इमेज बन जाती थी और उसको फिर हाथ से कलर कर देते थे। ये तब होता था जब प्रिंटिंग का ज़माना नहीं था। तो इस तरीके से क्या हुआ, बहुत सी कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती थी सेम पेंटिंग के और वो मार्केट में बेच देते थे। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस जो है डेवलप हो गई थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, जिससे क्या हुआ था कि जो इंडियंस थे फिर वो लोग अपनी पेंटिंग को प्रिंट कर सकते हैं और लार्ज कॉपीज़ उसकी बना सकते हैं। और जो ये प्रिंट था ये बहुत सस्ता बेचा जाता था मार्केट में, जिससे कि जो गरीब लोग हैं वो भी इसे खरीद सकते थे। So popular print were not painted only by the poor village Kalighat Puthos. Often middle class Indian artists set up printing presses and produce print for a wide market. तो जो पॉपुलर प्रिंट थे सिर्फ वो पुअर लोग ही कालीघाट के पेंट नहीं करते थे, जो मिडिल क्लास के इंडियंस थे वो भी इसको पेंट करते थे। और जो मिडिल क्लास इंडियंस थे वो क्या करते थे, प्रिंटिंग प्रेस वो लोग अपनी खोलते थे तो यहाँ से वो लोग प्रिंट कर लेते थे उसकी कॉपी जो पेंटिंग्स थी। तो दे वर ट्रेंड इन ब्रिटिश आर्ट स्कूल्स इन न्यू मेथड ऑफ, वो ब्रिटिश आर्ट स्कूल में उनको ट्रेन किया जाता था। ऑयल पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी मिडिल क्लास के लोगों को। सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस प्रेस दैट वर सेट अप इन द लेट 19th सेंचुरी कलकत्ता वॉज द कलकत्ता। एक जो सबसे अच्छी मतलब सबसे फेमस प्रिंटिंग प्रेस जो इस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता में, जो कि कलकत्ता आर्ट स्टूडियो थी। It produced lifelike images of the eminent Bengali personality as well as mythological pictures. ये mythological pictures जो है बनाया करते थे और बंगाली पर्सनैलिटीज़ को भी। लेकिन जो mythological pictures थी वो रियलिस्टिक दिखती थी। The figures were located in picturesque landscape setting with mountain। जो फिगर होता था उसमें क्या दिखता था कि लाइक माउंटेन, रिवर, सारी फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। और आपने जो इंडियंस का कैलेंडर होता है ना उसमें भी आपने दिखा होगा कि बहुत सारे कैलेंडर में लाइक किसी कैलेंडर में भगवान की फ़ोटोज़ होती हैं, किसी में शॉप्स हो गया, रोड साइड स्टॉल हो गए, इन सब की फ़ोटो होती है। तो यहाँ पे एक फ़नी सी इमेज यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखा रखा है कि जो बाबू ऑन अ चेयर, ठीक, कालीघाट पेंटर्स ने पेंटिंग बनाई है 19th सेंचुरी में। इसमें आपको दिखाया गया है कि जो बाबू है वो चेयर में कैसे बेच रखा है, ठीक है।
ये इंडियन है, कोई इंडियन को बताया है जिसने अपना कल्चर सारा छोड़ के इंडिया जो ब्रिटिश है उसका कल्चर अपना लिया है, ठीक है। तो उसने कैसे शूज़ पहन रखे हैं, कैसे वो चेयर में अपने लेग वो करके बैठ रखा है, तो इसमें वही दिखाया है कि कैसे इंडियंस जो है ब्रिटिश कल्चर अपना लेते थे। अब यहाँ पे बताया है कि ये लोग जो है माइथोलॉजिकल पेंटिंग भी बनाते थे। दिस टाइप ऑफ पॉपुलर पिक्चर वर प्रिंटेड एंड सर्कुलेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया टू। तो ऐसी पेंटिंग इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में सर्कुलेट होती थी। विद द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, पॉपुलर प्रिंट ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी बिगन कैरिंग नेशनलिस्ट मैसेज। अब ऐसी इमेज इमेजेस जो लोग बनाने लगे ना, वो ऐसी इमेजेस बनाने लगे जिसमें क्या होता है, नेशनलिज्म। लोग वो तस्वीरें देख के लोगों के अंदर क्या राष्ट्रवाद भी जगने लगा कि हम क्यों रहे ब्रिटिशर्स के अंदर दब के, हम क्यों उन्हें अपने से सुपीरियर रखे। तो नेशनलिस्ट मैसेज भी ये पेंटिंग्स जो है दिखाने लगी। यहाँ पे आपको काली माता की एक इमेज दिखाई है कि कैसे वो जो उसके जो शत्रु है उनको मार रही है। तो ये एक नेशनल हमें मैसेज दे रहा है कि हमें भी ब्रिटिशर्स को ऐसे ही मार गिराना चाहिए। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि भारत माता दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। भारत माता आपको यहाँ पे दिखा रखी है जो कि देवी के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई है भारत माता को, कि कैसे वो झंडे को अपना लहरा रही है। और जो हीरोज़ जिन्होंने अपने सेक्रीफाइस की है जान देश के लिए, उनके यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये भारत माता जो ब्रिटिशर्स लोगों को है उनको कैसे मार रही है, ये पेंटिंग दिखा रहे हैं। तो इससे क्या है, एक राष्ट्रवाद भी लोगों के अंदर आ रहा था कि हमें क्या ब्रिटिशर्स के दबके नहीं रहना चाहिए उनसे। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश इंडियंस के अंदर आ रही थी। अब देखिए द सर्च ऑफ नेशनल आर्ट में देखेंगे, जब 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ था ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया था आर्ट और नेशनलिज्म के मतलब बीच में, कि लोग ऐसी पेंटिंग बनाने लगे थे इंडिया के जिससे कि नेशनलिज्म दिखे, राष्ट्रवाद दिखे, ताकि लोग उठ के आए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। मैनी पेंटर्स ने ऐसी पेंटिंग्स दिखाई जिसमें कि मॉडर्न इंडिया दिखाया गया है। तो अब देखिए आर्ट ऑफ राजा रवि वर्मा की आर्ट के बारे में हम यहाँ पे बताया है कि राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राई टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वॉज बोथ मॉडर्न एंड नेशनल। तो राजा रवि वर्मा एक पहले ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा स्टाइल ऐसी पेंटिंग बनाया जो कि मॉडर्न भी दिखे, अच्छा भी दिखे, और नेशनल ये भी दिखे कि इंडिया के लोगों के ही फेवर में हो, जो ऐसी पेंटिंग उन्होंने बनाई। तो जो रवि वर्मा थे ना, वो फैमिली को बिलोंग करते थे, महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर केरला इस फैमिली को बिलोंग करते थे और उनसे राजा बोला जाता था। ही मास्टर द वेस्टर्न आर्ट ऑफ ऑयल पेंटिंग एंड रियलिस्टिक लाइफ स्टडी। उन्होंने जो वेस्टर्न की ऑयल पेंटिंग थी ना, उस पर भी मास्टर किया था, ठीक है। लेकिन जो पेंटिंग थीम्स होती थी ना, वो क्या होती थी, इंडिया की माइथोलॉजी, देवी देवताओं से रिलेटेड होती थी। भले ही उन्होंने ऑयल पेंटिंग ब्रिटिशर्स से सीख रखी थी, लेकिन वो पेंटिंग इंडिया के ही हक उसमें बनाते थे, इंडियंस की ही माइथोलॉजी से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाते थे। और वो जो रामायण महाभारत के सीन्स है वो बनाते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो बनाते थे जो राजा रवि वर्मा है, ठीक है, अपनी पेंटिंग्स में। तो जो इनकी पेंटिंग है इनको बहुत ही लोग पसंद करते थे। तो जो रवि वर्मा थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक प्रिंटिंग प्रेस बनाएंगे, तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी बनाया। तो यहाँ पे क्या है, फिर जो इनकी पेंटिंग थी उसकी बहुत सारी कॉपीज़ निकल के आने लगी, तो गरीब लोग भी जो है इसको खरीदने लगे। अ डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट। अब नेशनल आर्ट को अलग तरीके से जो लोग देखते थे, एक बंगाल में ना अ न्यू ग्रुप ऑफ नेशनल आर्टिस्ट गैदर्ड अराउंड अबिंद्रनाथ टैगोर द नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो बंगाल में एक नेशनलिस्ट आर्टिस्ट थे, वो जो बहुत सारे नेशनलिस्ट आर्टिस्ट जो कि नेशनल इंडिया से रिलेटेड चीज़ें बनाते थे, वो सारे लोग रविंद्रनाथ टैगोर के चारों ओर क्या हुए ग्रुप उन्होंने बनाया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे। तो उन्होंने ना जो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग स्टाइल थी ना, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, वो उसे अच्छा नहीं मानते थे। देखिए अब जो राजा रवि वर्मा था वो नेशनलिज्म में तो इमेजेस पेंटिंग बना रहे थे, लेकिन वो जो मॉडर्न आर्ट कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ऑयल पेंटिंग की हेल्प से चीज़ें बनाते थे जो कि एकदम रियल लगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर और उनके लोगों ने इसका अपोज किया। उन्होंने बोला कि ये चीज़ सही नहीं है कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपना के जो चीज़ें
बना रहे हैं और उन्होंने बोला कि ये बहुत ही गंदा है कि हम इनके स्टाइल से जो है अपने देश के जो पुरानी चीज़ें हैं और लेजेंड्स हैं उनकी तस्वीरें बना रहे हैं। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा अबिंद्रनाथ टैगोर को। दे फेल्ट दैट जेन्युइन इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैड टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम नॉन वेस्टर्न आर्ट ट्रेडिशन। उन्होंने बोला कि हम इंडियन स्टाइल जो है, एंशियंट हमारा स्टाइल है बनाने का, मिनिएचर पेंटिंग है, हम उससे ही अपने देवी देवताओं की जो है फ़ोटो बनाएंगे। तो उन्होंने जो ऑयल पेंटिंग था उसको एकदम हटा दिया। वो ऑयल पेंटिंग से चीज़ें नहीं बनाया करते थे, वो मिनिएचर पेंटिंग से जो है चीज़ें बनाया करते थे, जो इंडियंस का पुराना ही ट्रेडिशन था। तो यहाँ पे उनकी मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं दिखाई गई है। ठीक है, अजंता केव में जो पेंटिंग बनाई है, दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई द आर्ट ऑफ जापानीज आर्टिस्ट हु विजिटेड इंडिया एट द टाइम टू डेवलप एन एशियन आर्ट मूवमेंट। तो जो अबिंद्रनाथ टैगोर थे, वो जो जापानीज आर्टिस्ट थे जो इंडिया में आए थे, उनके आर्ट से भी वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, अब वी कैन सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिफरेंट पिक्टोरियल्स एलिमेंट इन सम ऑफ द न्यू इंडियन स्टाइल पेंटिंग ऑफ दीज ईयर्स। ठीक है, जो आप फिगर 25 में देखिएगा कि अबिंद्रनाथ टैगोर ने जो पेंटिंग बनाई है वो राजपूत मिनिएचर्स को दिखा रहा है कि राजपूत लोग कितने पावरफुल होते थे। और जो जापानीज़ पेंटिंग्स ने बनाई है 26 में, वो मतलब अजंता में पेंटिंग बनाई है। ये देखिए यहाँ पे पेंटिंग है, ये 25 में ये अजंता केव में पेंटिंग्स बनाई गई, ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो आफ्टर 1920 में क्या हुआ, एक नया जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट जो है वो आया। ठीक है, एंड ब्रेक अवे द, और जो अबिंद्रनाथ ने जो स्टाइल बनाया था कि मिनिएचर पेंटिंग ही होगी, इसको उसने जो है उन्होंने हटा दिया था। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि जो आर्टिस्ट है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए रियल लाइफ में, मतलब अपने ही आप से चीज़ों को इलस्ट्रेट करके, और जो पुरानी चीज़ों को, पुराने बुक्स को देख के पेंटिंग नहीं बनानी चाहिए। लाइक इधर उधर घूम के जगह जगह से इंस्पिरेशन लेके पेंटिंग्स बनानी चाहिए, एंशियंट फॉर्म को छोड़ के। तो ये सारी जो डिबेट्स हैं वो अभी तक जो है, मतलब न्यू मूवमेंट ऑफ आर्ट ग्री और स्टाइल ऑफ आर्ट चेंज कैसे चेंज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। ब्रिटिशर्स जो अपने पेंटिंग के फॉर्म यहाँ पे लेके आए, और इंडियंस जो थे उन्होंने जो पेंटिंग्स करी। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं आपको समझ आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।